नमस्कार, मैं किरण। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में और किस तरीके से ये निजीकरण बढ़ रहा है। प्राइवेटाइजेशन की तरफ जब स्वास्थ्य सेवाएं रुख करती हैं तो ये आम आदमी की पहुंच से कितनी दूर होती जाती हैं। इसी के बारे में आज हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या इनके लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। ये सभी हम जान रहे हैं जैसा कि इस समय पर कोविड का बहुत ही ज्यादा प्रकोप है भारत में। भले ये चाइना से आया था, लेकिन आज सबसे लास्ट में भारत के पास इतना ज्यादा संक्रमित कर चुका है लोगों को कि यहाँ पर डेली के हिसाब से भी देखा जाए तो लगभग 70-80 हजार और लगभग लाखों के हिसाब से संख्या बढ़ रही है डेली संक्रमण की। वो अलग बात है कि मृत्यु दर कम है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है तो क्या उसे इलाज लेने का अधिकार नहीं है? इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो गया है कोविड से तो वो इलाज के लिए कहां भटके? अगर वो जाना चाहता है सरकारी अस्पताल में तो सरकारी हॉस्पिटल की कंडीशन ये हो चुकी है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा ढीली हैं या बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। और इस महामारी के दौरान जो हम देख रहे हैं उससे सभी वाकिफ हैं कि कितने ज्यादा वीडियोस भी इस तरीके के वायरल हुए या चीजें देखी गई कि लोगों को सही से इलाज नहीं मिल पा रहा है। ये तो बात हो गई एक आम जनता की कि किसी को भी इलाज नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इस किसी में कितनी सारी कैटेगरीज हैं। अगर जिनके पास पैसे हैं और वो अच्छे से सुविधाएं लेना चाहते हैं तो वो सीधे जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और मोटे मोटे पैसे जमा करते हैं और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। अब उस कैटेगरी में बहुत सारे लोग आते हैं, नेता लोग भी आते हैं या फिर एक उच्च वर्ग आता है, अपर क्लास वर्ग भी आ जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए, ये सुविधाएं या बीमारी संक्रमण देख के तो नहीं आ रहा है कि ये उच्च क्लास का व्यक्ति है या अपर क्लास का व्यक्ति है, इसके पास संक्रमण होगा और दूसरे को नहीं होगा। अगर कोरोना हुआ है तो सेम सिचुएशन हो सकती है कि गरीब आदमी की भी हो और बड़े आदमी की भी हो। लेकिन अब बात इस बात पर आती है, क्या गरीब आदमी कहाँ जाए? अगर वो सरकारी अस्पताल की तरफ रुख करता है तो वहां पर बेड की संख्या भरी हुई है, जहां पर उसकी जेब तो अलाउ कर रही है, लेकिन वहां इतना ज्यादा क्राउड हो चुका है या वहां पर ऑलरेडी इतने पेशेंट हैं कि वो लेने से साफ मना कर देते हैं। अब वो व्यक्ति किस तरफ जाए? अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में सभी हम जानते हैं, आए दिन न्यूज़पेपर्स में आता रहता है कि कितना ज्यादा लूटते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल का सीधा सा मतलब ज्यादातर यही होता है, मैं सभी की बात नहीं करूंगी, लेकिन ज्यादातर हॉस्पिटल्स का यही मतलब होता है किस तरीके से अपनी कैपिटल को बनाया जाए, किस तरीके से वो अपनी पूंजी बनाए। और उसके लिए अगर उन्हें बीमा कंपनियों से कोई व्यक्ति संबंध रखता है या उसके थ्रू उसने ले रखा है अपना कोई इंश्योरेंस, तो वो उस तरीके से उसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन जो गरीब है या जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है, उसने अगर कोई भी लोन, कोई भी चीज नहीं ले रखी है, कोई इंश्योरेंस उसका नहीं है, और अगर है भी, आयुष्मान भारत के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ऐसी और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें व्यक्ति ने अपना स्वास्थ्य इंश्योरेंस करा रखा है। लेकिन अब बात ये समझिए, अगर किसी व्यक्ति ने 2-3 लाख की वो योजना के अंदर कवर आता है तो क्या सरकारी अस्पताल की जगह अगर वो प्राइवेट की तरफ रुख करता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल तो एक दिन में 20-20, 25-25, 30-30 हजार रुपए का बिल बना देते हैं उस गरीब व्यक्ति का भी। और कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि 80-80, 90-90 हजार का बिल एक दिन में बना दिया जाता है। तो उनका जो बीमा कवर है वो तो बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाता है। अब वो 2-3 दिन के बाद उनका बीमा कवर अगर समाप्त हो गया या जो इंश्योरेंस उन्होंने ले रखा है, अब वो क्या करेंगे? उसके बाद वो कहाँ रुक करें और किस हॉस्पिटल में जाएंगे जहां पर उनका इलाज हो सकेगा? ऐसा तो नहीं है कि 2-3 दिन में पैसा खत्म हो गया तो 2-3 दिन में व्यक्ति की बीमारी भी खत्म हो जाएगी। अमूमन तौर पर देखा गया है कोविड के समय पर हर व्यक्ति को, जो भी संक्रमित है, उसको लगभग हफ्ता 10 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। अगर व्यक्ति में कोई सिम्टम नहीं देखे जा रहे हैं तो वो क्वारंटीन अपने घर पर हो सकता है। लेकिन ये भी एक बड़ी समस्या रही स्टार्टिंग में कि जिनके पास रहने को घर नहीं है प्रॉपर, या 10-10 लोग एक ही घर में हैं, वो कहां पर अपने आप को क्वारंटीन करेंगे। हालांकि ये मुद्दा अलग है, अभी सिर्फ हम हॉस्पिटल के बारे में बात करते हैं। तो वो जो बीमा कवर उनका खत्म हो गया है, जो इंश्योरेंस खत्म हो गया, उसके लिए अब वो स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हो जाए क्या? क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करेंगे, उनको रिलीज कर देंगे। क्यों? उनके पास पैसा नहीं है तो वो क्या करेंगे? आप भी कहीं जाएंगे। और अगर आप बात करते हैं किसी हॉस्पिटल में जाने की
और अगर हॉस्पिटल में जाके आपके पास पैसा नहीं है और आप उनसे बोलिए हमें इलाज दे दीजिए, हमारे पास पैसा नहीं है, तो क्या वो आपको एडमिट करेंगे? नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपके पास कुछ, हाँ, अगर आपका बीमा होगा अच्छा खासा लंबा चौड़ा, तो आपके छोटे से मर्ज को भी इतना बड़ा बना देंगे और हो सकता है आपको मरने की स्थिति तक भी पहुंचा दें, क्योंकि उन्हें 10-15 लाख का जो आपका इंश्योरेंस है वो पूरा उन्हें कवर करना है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में हम सभी जानते हैं और इतना न्यूज चैनल में चीजों के बारे में आता रहता है। अब ये मुद्दा क्यों उठा और क्यों इतना जरूरी हो गया? पहली बात कि ये मुद्दा इसलिए जरूरी है, भारत में इतना ज्यादा संक्रमण बढ़ रहा है, किस तरीके से लोगों को इलाज मिले और हर गरीब आदमी जो उसका अधिकार है उसको कम से कम ये बेसिक जो हमारी सुविधाएं हैं उनमें आता है, तो उसमें किस तरीके से उनको इलाज मिले, पहली बात। दूसरी बात ये, सुप्रीम कोर्ट में यही याचिका डाली गई थी अभी हाल ही के दौरान कि किस तरह से गरीबों को जो वंचित रखा जा रहा है इलाज से, उसमें राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें मिलकर किसी तरीके से ऐसा काम करें कि ताकि कोई भी व्यक्ति जो जिसको इलाज चाहिए है उसको इलाज पूरी तौर पर मिल सके, ताकि वो इलाज से वंचित ना रहे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। आप समय समय पर देखते हैं अक्सर कर सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली जाती हैं, पहली बात। दूसरी बात ये, कई बार देखा जाता है जिन चीजों की आनाकानी या जिन चीजों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है उन चीजों को लेके भी लोग मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डालते हैं। तो अब ये बात है, अब एक और बहुत बड़ी बात है कि अगर किसी एक ही स्टेट में दो तरीके की सुविधाएं मिल रही हैं, अगर आप एक हॉस्पिटल में जाते हैं वहां पर जो सुविधा मिली आपको वो अलग है और दूसरे हॉस्पिटल में अलग है और चार्जेस में भी इतना बड़ा गैप है। एक हॉस्पिटल में आप जाते हैं, आपका 20-25 हजार का बिल बन जाता और आप एक बार को ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसी राज्य में अगर आप उत्तम सुविधाएं, मतलब जिसे कहते हैं ना बहुत अच्छी क्वालिटी की अगर आप सुविधाएं लेना चाहेंगे, इलाज में कोई फर्क नहीं होगा, हो सकता, लेकिन अगर आप सुविधाओं के अकॉर्डिंग से देखेंगे, सर्विसेज अगर वहां की अच्छी हैं, तो कितना ज्यादा आपको हो सकता आपको वहां 25,000 की जगह यहां पर 3 लाख भी आपको बिल भरना पड़े। तो इस गैप को कौन दूर करेगा? इस गैप को कैसे दूर किया जाएगा? इस गैप में क्यों नहीं एक ऐसी लिमिट लगाई जाती है कि लगभग एक ऐसा एरिया कवर किया जाए या ऐसी चीजें बनाई जाए, ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए कि किसी भी चीज के लिए मैक्सिमम अगर व्यक्ति इस चीज के लिए भर्ती हुआ है तो कितना चार्ज लगेगा, या फिर कुछ तो उनके बारे में कुछ कमेटी बनाई जाए, कुछ ऐसे प्रावधान किए जाए जिसमें सारे हॉस्पिटल्स को कुछ एक निर्देश दिए जाए कि इन चीजों को आपको फॉलो करना है। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहां पर हम किसी को इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले को हम ये बोल दें कि आप सिर्फ इतना ही पैसा लेंगे, ऐसा नहीं है। कल के दिन फिर क्या होगा, यही लोग याचिका डाल देंगे सुप्रीम कोर्ट में कि हमारी जो पूंजी है हम उसको कैसे बनाएंगे और हम अपनी सुविधाओं को चलाने के लिए जो हमें बेसिक नेसेसिटी है हम उनको कैसे पूरा करेंगे। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक साझा सोल्यूशन जिसे कहते हैं ना, सारी सरकारें, राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें मिलकर इस बात को तय करें कि हम इसे किस तरीके से लागू कर सकें। तो यही है, भारत में अगर जो कोविड चल रहा है उसके टाइम पर ये समस्या और भी बड़ी उभर कर आई है। अब थोड़ा सा लिखा हुआ समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या फैक्ट्स हैं इनमें और किस तरीके से हमें आगे सुधार की आवश्यकता है। मैंने बताया अभी आपको कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है गरीबों को कैसे इलाज मिले। अगर उनके पास मात्र 2-3 लाख रुपए का बीमा है तो वो 2 या 3 दिन में समाप्त हो जाता है, उसके बाद वो क्या करेंगे? ये बात भी हम सभी जानते हैं कि भारत में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बहुत ज्यादा महंगी हैं। हर व्यक्ति पूरी जिंदगी अपने कई बार इसीलिए जोड़ता रहता है कि कभी मैं बीमार हो गया तो मेरे पास पैसा कहां से आएगा, पहली बात। दूसरी बात, रहने की बात आती है। व्यक्ति जो आम व्यक्ति है वो पूरी जिंदगी इसी में कमाने में अपनी जिंदगी निकाल देता है कि वो किस तरीके से अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने घर में रहने के लिए या अपनी दाल रोटी चलाने के लिए उसी में पूरा जीवन वो निकाल देता है, उन्हीं सुविधाओं को जुटाने में। स्वास्थ्य सुविधा, एक स्वास्थ्य के बारे में कोई व्यक्ति पहले से ये नहीं जानता कि मैं कब बीमार हो जाऊंगा। हो सकता आज कोई व्यक्ति बिल्कुल ठीक है और कल के दिन कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार हो जाए। एक बार मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगी लेकिन काफी बड़े हॉस्पिटल्स में है, मैं वहां पर गई और उन्होंने मुझे एडमिट करने की सलाह दी इमीडिएटली। मैं पैदल चलकर गई थी, बहुत स्वस्थ थी, कोई दिक्कत नहीं थी, बस थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम थी, उसके लिए मैं गई। वहां पर उन्होंने क्या किया, वहां के जो डॉक्टर थे उन्होंने मुझे बोला आपको इमीडिएट एडमिट होने की आवश्यकता है। मैंने उनको बताया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम एडमिट नहीं हो सकते।
उन्होंने कहा ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, आप एडमिट हो जाइए, बस 10-12 हजार रुपए डेली का लगेगा। मैंने कहा 10-12 हजार रुपए डेली का आप बता रहे हैं, उसके बाद मेडिसिन भी होंगी, बहुत सारे चार्जेस होंगे, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इस बात पर उस डॉक्टर का फेस देखने लायक था। ऐसे ही कितने लोग हैं जो लोग कई बार नहीं बोल पाते हैं या नई बात को अपना समझा पाते हैं कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है। अगर आप वाकई व्यक्ति का हित चाह रहे हैं तो आप बोलिए ना कि ठीक है आप वाकई बीमार हैं और आप एडमिट हो जाइए। ऐसा नहीं करते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से बहुत ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाओं को बहुत पैसे ऐंठे जाते हैं और गरीबों से तो स्पेशली बहुत ज्यादा। हालांकि ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज अच्छा नहीं है। भले वहां आपको सुविधाएं थोड़ी कम मिलेंगी, लेकिन वहां पर इलाज की जो क्वालिटी होगी ना वो मच बेटर होगी आपके प्राइवेट हॉस्पिटल से। ऐसा कई बार देखा गया है। तो इन चीजों की जो लोगों ने दिमाग में बना रखा है कि सुविधाएं बहुत अच्छी होनी चाहिए, साथ साथ वो आपको और भी चीजें इतनी ज्यादा खराब कर देते हैं जिससे और भी ज्यादा समस्या क्रिएट हो जाती है। तो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो भारत में वैसे ही बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी हैं। गरीबों तक इनकी पहुंच की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा दूर है। अगर जैसे कि अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में बात करते हैं, अगर लखनऊ पीजीआई है, वहां पर कोई व्यक्ति, वहां पर बेड मिलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि पूरे स्टेट से लोग आ रहे हैं, बहुत ज्यादा उतने बेड की सुविधा नहीं है। तो होता क्या है, कई लोग कई दिनों तक बाहर इंतजार करते हैं। आपने ऐसी सिचुएशन एम्स में देखी है। तो इलाज के लिए जो उसकी बीमारी है वो तो इंतजार नहीं करेगी ना कि व्यक्ति कब ठीक होगा या मुझे 4 महीने बाद डेट मिली है तब तक मैं अपने रोग को नियंत्रण में रखूं। ऐसा नहीं हो पाता। तो इसी के लिए शायद ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में डाली गई और कहा गया वंचितों को भी इलाज मिलना बहुत आवश्यक है। ये सभी का अधिकार है, चाहे वो कोई अमीर व्यक्ति हो चाहे वो कोई गरीब व्यक्ति हो। हर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। ये संविधान में इन सभी बातों का उल्लेख किया गया है कि किस तरीके से जो सुविधाएं हैं वो व्यक्ति को मिलनी चाहिए, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उस व्यक्ति को मिले। अब स्वास्थ्य सुविधाओं का तो सीधा सा हाल ये है, फिलहाल मैंने बताया कि निजीकरण की वजह से पैसे के ऊपर बेस्ड हो गई है। अगर आपके पास पैसा है तो आप बहुत जल्दी अच्छे से हॉस्पिटल की सुविधा ले सकते हैं, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। भारत एक ऐसा हमेशा से केंद्र रहा है। कितने भी संक्रामक रोग देखे गए हैं, इससे पहले भी देखे गए हैं, प्लेग की भी बात करें, ऐसे बहुत सारे रोग हैं। भारत में आबादी बहुत ज्यादा है और गरीबी भी बहुत ज्यादा है। जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उनमें रहने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो होता क्या है, अगर कोई संक्रामक रोग फैला है तो वो बहुत जल्दी पकड़ लेता है और एक बहुत बड़ी आबादी को अपनी चपेट में ले लेता है। उस आबादी के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस तरीके से वो अपना इलाज कराएं और उस रोग पर नियंत्रण पा पाएं। सेम ऐसा ही हुआ है कोविड के टाइम पर। अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा तबका इसके कवर में आ चुका है। अब तो लाख तक केस डेली के हिसाब से देखे जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती यही हो गया है कि कोरोना से कैसे निपटा जाए और कैसे हर व्यक्ति को इलाज मुहैया कराया जाए। अभी तक क्या है, जो पहले से नोन बीमारियां हैं, जैसे हम देखते हैं डायबिटीज हो गया, बीपी की पेशेंट हो गया, ये सारी क्या है, ये जो बीमारियां हैं या हार्ट से संबंधित कोई बीमारियां हैं, इनके बारे में बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं और बहुत सारी चीजें पता है। तो इनको अफोर्ड करना एक आम व्यक्ति के लिए भी आसान है और इनके लिए मेडिकल से भी कुछ गाइडलाइंस है, तो इनके थ्रू व्यक्ति चल रहा है। लेकिन जो कोविड का टाइम है, इस समय पर यह सिचुएशन ज्यादा खराब देखी जा रही है कि व्यक्ति को कहां एडमिट कराया जाए और किस तरीके से वो स्वास्थ्य सुविधा को ले सके। सबसे बड़ी एक समस्या एक और आती है कि गांवों की तरफ अगर हम रुख करते हैं, ग्रामीण इलाकों में, तो आप वहां पर देखेंगे कि ना ही वहां पर कोई प्रशिक्षित प्रॉपर डॉक्टर होते हैं, ना ही नर्स होती है, ना ही पैरामेडिकल स्टाफ होता है। इन सब चीजों की कमी की वजह से हॉस्पिटल तो बने हुए हैं दिखाने के लिए, लेकिन उन हॉस्पिटल में काम करने वाले लोगों की जो संख्या होगी वो बहुत ही कम होगी। और अगर होगी भी, सपोज करिए कोई व्यक्ति शहर में है और वो गांव में नौकरी करता है, जनरली लोग क्या करते हैं, जो डॉक्टर बनते हैं वो लोग यही सोचते हैं, या सभी की ये एक सोच है कि जहां पर हमें सुविधाएं उपलब्ध हो हम वहां पर रहना प्रेफर करेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूं, एक कोई गांव है ए और शहर बी एक शहर है। अगर वो 10-15 किलोमीटर की डिस्टेंस में है तो कोई भी व्यक्ति शहर में रहना प्रेफर करेगा, गांव में नहीं। अब एक बात समझिए, सुबह वो व्यक्ति आएगा 9-10 बजे के लगभग, भले उसकी ड्यूटी क्योंकि गांव में जल्दी से जो चेकिंग वगैरह होती है वो उतना नहीं इफेक्टिवली होती है, तो और व्यक्ति शाम को भी जल्दी चला जाएगा। अब वो जो सारा चीजें हैं वो दूसरे को सौंप के जाएगा जो हो सकता उन चीजों में निपुण ना हो। अब अगर रात में कोई व्यक्ति बीमार है तो उन चीजों को सुविधा कौन देगा?
पहली समस्या। दूसरी बात ये कि गांव में प्रशिक्षित जो डॉक्टर्स है वो सब यही चाहते हैं कि हमारी जो पोस्टिंग हो या जो हमें जहां पर मिले वो शहर में मिले। तो एक ये भी बहुत बड़ी बात है। इनकी जो शहरों में क्या है, शहरों में निजीकरण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। शहरों में लोग अपना हॉस्पिटल खोल लेते हैं, अपना नर्सिंग होम डाल लेंगे, तो वो अपनी मन मर्जी के हिसाब से पैसे चार्ज करते हैं। आप 2 महीने पहले जाएंगे, कोई फीस 500 चार्ज कर रहा है, आपको लगा दोबारा कोई दिखाने की जरूरत है, आप वहां पर जाएंगे तो आपको लगेगा 1000 रुपए सीधे फीस हो गई है। तो कुछ गाइडलाइंस ऐसी होना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए कि किस तरीके से ये चार्ज करेंगे और किस तरीके से ये व्यक्ति से फीस वसूलेंगे। कुछ तो लिमिट हो। एटलीस्ट अगर कोई व्यक्ति कंसल्ट करने जा रहा है उसके लिए कुछ तो प्रावधान हो, कुछ तो हमारी सरकारों को ऐसा करना चाहिए। तो मेन चीज ये है कि एक ही स्टेट में अगर डिफरेंट आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं और डिफरेंट आप पेमेंट देखते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसे मानक बनाए जाने चाहिए सरकार को अपने उस हिसाब से कि किस तरीके से इनको एक संतुलन में रखना है, ताकि एक डिस्टेंस तो चलती है कि ठीक है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सुविधाएं अलग है, वहां पर कुछ अलग हिसाब होगा, प्राइवेट का अलग, लेकिन एक बहुत बड़ा जो वास्ट गैप है उसको थोड़ा कम किया जाना चाहिए कि किस तरीके से सुविधाएं हर आम व्यक्ति को भी मिल सके। अब बड़े अस्पतालों की मैं आपको बता ही चुकी हूं। अब शहरीकरण की व्यवस्था में देखा गया है कि एक जो बड़ा वर्ग है वो जीवन यापन करने के लिए झुग्गियों में रह रहा है। मैंने जैसे कि बात करी अभी कुछ देर पहले, तो उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में सोचना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इनके लिए सरकारें समय समय पर कई योजनाएं निकालती रहती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत की अगर हम बात करें तो ये सारी की सारी योजनाएं कई हद तक विफल दिखाई देती हैं। क्योंकि जब व्यक्ति बीमार होता है और जब उनको कई बार क्या होता है, पता है उन्हें कि मैंने कौन सा बीमा कवर ले रखा है, लेकिन कई बार भारत एक बहुत बड़ी आबादी भारत में अभी भी ऐसी है जो केवल कहने को शिक्षित है, लेकिन उसे बहुत सी सारी चीजें पता नहीं है। वो बता ही नहीं पाते हैं कि मैं किस बीमा कवर के अंतर्गत हूं, या किस तरीके से हमें वो बात ही नहीं कर पाते हैं हॉस्पिटल में जाके। और एक हमेशा उनके लिए ये बड़ी समस्या बन जाती है कि पहली बात तो उन्हें कोई बीमा कवर का पता नहीं है, और अगर पता भी है तो उस बात को सही से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं लेना और भी ज्यादा मुसीबत का काम हो जाता है। अब मेन हर सुविधा जो भी बनाई जाती है, जितने भी योजनाएं बनाई जाती हैं, हर योजना का एक ही मकसद है, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो अन्य व्यक्ति की सुविधाओं से संबंधित हो। हर एक का एक ही मकसद है, जो वंचित हैं उनको विकास की मुख्य धारा में लाया जाए और उनको उससे जोड़ा जा सके, वंचितों तक इलाज को पहुंचाया जा सके। जो लोग हैं जो समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़े हैं, या जो बेसिक नेसेसिटी है उनको वो नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं, उनके लिए ही सरकार समय समय पर कई प्रकार की योजनाएं चलाती रहती है। भारत में अगर हम देखें तो मैंने बताया कि कोविड किस तरीके से पैर अपने पसार रहा है, और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती भारत की एक बहुत बड़ी आबादी संक्रमण का शिकार हो चुकी होगी। वो अलग बात है कि भारत में रहने वाले लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है तो वहां पर डेथ रेट काफी कम है, लेकिन कोरोना ने जो कोहराम मचाया है भारत में सबसे ज्यादा इस समय पर चल रहा है। अब एक बात और आती है कि इन 70 सालों की भी अगर हम बात करें, पिछले सरकारों की भी बात करें, तो कोई भी स्वास्थ्य सुविधा को लेकर बहुत ज्यादा कदम नहीं उठाए गए हैं। आज भी इलाज के लिए बहुत ज्यादा कीमत को चुकाना पड़ता है, और ये चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा कर देती हैं। कई बार लोगों को अपने व्यक्ति को बचाने के लिए अपनी निजी वस्तुओं का भी सौदा करना पड़ता है, जैसे कि कभी कभी घर भी गिरवी रखना पड़ता है। कई बार होता है व्यक्ति को या उनके घर की महिलाओं को अपनी ज्वेलरीज को भी देना पड़ता है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है और वो हर हालत में अपने व्यक्ति को बचाना चाहते हैं। क्योंकि डॉक्टर्स तो सीधे से ये कह देते हैं इतना पैसा जमा कराइए तभी जाके इसका इलाज हो पाएगा। अब उसको बचाने के लिए सारी चीजें उन्हें करनी पड़ती हैं। अब अगर राज्यों की बात करें तो मैंने बताया एक ही राज्य में 2 तरीके की सुविधाएं मिलती हैं। कई बार एक जगह पर आपको 20-25 हजार रुपए पेमेंट करना पड़ेगा, और कई बार दूसरी जगह पर जाके आपको लाखों का। तो ये जो गैप है इसको भी कम करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए ये याचिका डाली गई, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्य सरकारें मिलकर इस बात पर निर्णय करें, और केंद्र सरकार इस बात पर मिलकर निर्णय करें कि किस तरीके से गरीबों को इलाज पहुंचाया जाए। अब अगर हम बात करें, एक चीज और भी है, कई बार क्या होता है कि जैसे ही व्यक्ति डॉक्टरी पढ़ लेता है उसके बाद वो कुछ सालों तक तो नौकरी करेगा, सरकारी हो गई या फिर किसी और सेक्टर में जाके जॉब करेगा किसी और हॉस्पिटल में, लेकिन उसके बाद वो क्या करता है, अपना ही प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लेता है और वो वहां पर खुद का मर्जी का मालिक होता है। तो ये भी एक ट्रेंड है। इसके लिए भी कुछ प्रावधान किए जाने चाहिए कि कोई व्यक्ति कितने टाइम तक मिनिमम, अगर उसने एक बार जॉब ज्वाइन कर ली तो कितने टाइम तक वो सुविधाओं में रहेगा, उसके बाद ही वो अपने निजीकरण
अपने जो डॉक्टरी है उसके पैसे का निजीकरण वो कर सकता है। अब अगर बात करें समाधान के लिए कुछ विचार बात करेंगे। ये तो सारी समस्याएं थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब थोड़ा सा हम जानेंगे कि समाधान क्या, इन पर हल निकाला जाना चाहिए। इस पर सबसे बड़ी बात है, कोई भी काम हो राज्य और केंद्र सरकारें मिलकर इस पर समन्वयता से कोई काम कर सकती हैं और इन्हें काम करना चाहिए। कोविड के व्यक्ति के लिए मैक्सिमम एक पैकेज घोषित करना चाहिए। जैसे कि अगर व्यक्ति कोविड के हिसाब से एडमिट हुआ है और पता है अब इतना ज्यादा टाइम मिल गया है, 5-6 महीने से लगातार कोविड के पेशेंट को हम ट्रीट कर रहे हैं और एक सरकारी हॉस्पिटल में भी देखा गया कि कितना बजट उन पर खर्च होता है, कितना पैसा एक व्यक्ति पर खर्च हो रहा है उसको पूरे कोविड के दौरान या उसके पूरे संक्रमण के दौरान। तो उस हिसाब से एक मैक्सिमम पैकेज बनाया जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं वसूला जाएगा। दूसरी बात, एक और बात है कि कोविड के लिए एक ऐसी बेंच बनाई जाए या ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसमें सरकारी, प्राइवेट और राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें मिलकर और स्वास्थ्य के जितने भी विशेषज्ञ हैं इन सभी को शामिल किया जाना चाहिए ताकि वो इस पर सही से अपनी राय दे सके और एक अच्छी बेंच का गठन किया जाए ताकि वो राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों के साथ मिलकर काम कर सके। अमीर और गरीब की विषमता को कम किया जाए। जो सबसे बड़ी बात है, इलाज के दौरान जो विषमता देखी जाती है इसको कम किया जाए। व्यक्ति को व्यक्ति समझकर इलाज दिया जाए, ना कि गरीब और अमीर समझकर। ये जरूरी नहीं है कि जहां पर आपने 5 लाख रुपए जमा किया है वहां पर आपका व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा और जहां पर आपने 5,000 रुपए जमा किया है वहां पर आपका व्यक्ति मर ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो व्यक्ति को व्यक्ति समझकर इलाज किया जाए। लोगों को जागरूक करके भी ये बताया जाए, भले ही सरकारी हॉस्पिटल की सुविधाएं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत सुंदर ना हो, लेकिन वहां पर मिलने वाली सुविधाएं शायद किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से ज्यादा जरूरी होंगी और ज्यादा अच्छी होंगी। हो सकता है आपका इलाज वहां पर ज्यादा बेहतर तरीके से किया जाए। जीडीपी का जो एक हिस्सा है जो अभी हिस्सा चल रहा है उसमें हिस्से में बढ़ोतरी की जाए और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उसे दिया जाए। जेनेरिक दवाओं की जो पहुंच है वो हर आम व्यक्ति तक होनी चाहिए। जेनेरिक दवाओं की पहुंच हर आम व्यक्ति तक, गांवों से लेकर शहरों तक होनी चाहिए, जहां पर दवाइयों के रेट कम हो और व्यक्ति की पहुंच आसानी से हो सके। देश में एक ऐसी स्वास्थ्य नीति लागू की जानी चाहिए जो समस्त देश के लिए एक हो। तो ये कुछ मेरे सुझाव थे या कुछ फैक्टर्स थे। इसमें अगर आपको कुछ और ऐड ऑन करना है तो कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। बाय बाय।